वेलकम स्टूडेंट्स, आज के नए एपिसोड 9 में आप सबका स्वागत। मैं डॉक्टर रमाशंकर पांडे करता हूं और आज के इस टॉपिक में जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में मैं बताऊंगा। ये लास्ट एपिसोड इस लेसन का है, अगले एपिसोड से नए लेसन से आपके शुरू होंगे। सबसे पहले जानिए कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। इसको हम वंश वृक्ष भी कहते हैं। पूरे वंशावली का अध्ययन किया जाता है। इसमें बहुत सिंपल होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। वो दिक्कत आज उनकी दूर हो जाएगी, मेरी गारंटी है। इन ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव आनुवंशिकी में पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग टूल। यह एक स्ट्रॉन्ग टूल है, एक स्ट्रॉन्ग टूल प्रोवाइड करता है which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, जो किसी खास लक्षण की इनहेरिटेंस यानी वंशागति का अध्ययन करता है। एबनॉर्मेलिटीज, अगर उसमें कुछ विषमताएं हैं तो उसका अध्ययन करता है। और डिसीज, या अगर कोई आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है तो उसका अध्ययन करता है। वास्तव में मनुष्य के मामले में बात करें तो पेडिग्री एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पे पहले से प्लान नहीं होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली उन लक्षणों को, मैं इन तीनों पे बात करूँगा, स्पेसिफिक ट्रेट पे भी मैं बात करूँगा, एबनॉर्मेलिटीज़ और डिसीज़ पर भी मैं बात करूँगा। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो वंशानुगत होते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो इट इज डिटरमाइंड बाय द अल्टरेशन ऑफ म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। किसी एक जीन में बदलाव के कारण जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं और ये मेंडल के नियमों का पालन भी करती हैं, इसलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हेमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर छोटी भी चोट लग गई तो लगातार ब्लड निकलता रहता है, जमता नहीं, क्योंकि ब्लड के जमने के लिए जिम्मेदार एक कारक बनता नहीं, क्योंकि उसका जो जीन होता है वो रिसेसिव हो जाता है, सुप्त हो जाता है। किसमें? हीमोफीलिया के रोगी में। तो लगातार रक्त बहता जाता है। इस बीमारी में एक आनुवंशिक बीमारी है। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें लाल और हरे रंग की पहचान करने में अक्षम होते हैं जिनको यह बीमारी होती है। कलर की पहचान कौन सेल्स के द्वारा होती है? हमारी आंखों में पाया जाता है। तो उसके निर्माण में प्रॉब्लम आती है, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस, लाल और हरे की पहचान नहीं कर सकते ये रोगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट करती है और ज़्यादा मात्रा में म्यूकस स्रावित होता है। इवन इतना ज़्यादा कि वो जगह जगह की जो ट्यूब्स होती हैं उसको ब्लॉक कर देती हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, थिक एंड लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट वन, सिकल सेल एनीमिया, फेनलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। इन तीनों के बारे में मैं पीछे बता चुका हूं, उसको आप देखेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नंबर 2, जब क्रोमोसोम्स में चेंजेस होते हैं, इसमें क्या होता है? कॉज ड्यू टू द एब्सेंस, या तो अनुपस्थित हो जाता है जैसे कि टर्नर सिंड्रोम में हुआ था, और एक्सेस ज़्यादा हो जाता है जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हुआ था, और एबनॉर्मल अरेंजमेंट जैसे कि डाउन सिंड्रोम में हुआ था, 2 की जगह 3 हो गया था, ऑफ 1 or more क्रोमोसोम्स, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये होता है। पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने ही परिवार और खानदान को लेके चलेंगे। देखते हैं, बड़ा सिंपल होता है, आसानी से समझते हैं। देखिए, इससे कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि ये सिंबल है मेल के लिए, ये सिंबल है फीमेल के लिए, और मेल और फीमेल में अगर मैरिज रिलेशन है तो उनके बीच में एक सिंगल लाइन खींच देते हैं। ये है मैरिज बिटवीन द मेल एंड फीमेल। एंड अगर ये दोनों जिस भी ट्रेट की हम बात कर रहे हैं वो ट्रेट अगर पाया जाता है तो
इसको लाइन से हम खींच देते हैं, यानी कि ये है अफेक्टेड। जो भी ट्रेट हम कंसीडर कर रहे हैं, इन तीनों में से कुछ भी, स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटीज, डिसीज, कुछ भी जो हम कर रहे हैं, यदि वो है तो हम इस मेल या फीमेल को अंडरलाइन कर देते हैं। तीसरा, इस तरह से है, ये अनस्पेसिफाइड होते हैं, ना तो मेल है ना फीमेल है, ये ऐसे होते हैं। अगर इनके बीच में डबल लाइन कर दिया गया तो ये एक परिवार के बीच में मैरिज रिलेशन को बताता है, क्लोज रिलेशंस में मैरिज रिलेशन को बताता है, तो वो आमतौर पे यूज नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, अपने ही परिवार की पेडिग्री बनाते हैं। आप सब लोग, मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपने परिवार की चलिए आज पेडिग्री बनाया जाए, वंश वृक्ष बनाया जाए। अब देखिए, जैसे ये आपके दादाजी हैं, ओके, ये आपकी दादी हैं, जाहिर है दादा दादी हैं, और इनके बाद जो संतानें हुई वो आपके पिताजी की भाई बहन है, पिताजी के। मान लीजिए ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी बुआ है, ये आपके बड़े पिताजी हैं, और उनसे भी बड़े एक और पिताजी हैं, ठीक है। ये पहली जनरेशन होगी, दूसरी जनरेशन होगी। अब चूंकि ये आपके पापा हैं तो पापा, ये मम्मी हो गई, पापा मम्मी के बच्चे यानी कि आप सब, ठीक। आप सब में मान लीजिए ये आप है, आप, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये आप है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं आपकी, ये आपकी बहन है। मान लीजिए आप लड़की हो, आप तो भेदभाव मत समझिएगा कि सर ने हमको छोड़ दिया, तो अगर कोई लड़की है तो ये आप हो, यहां ये आपके छोटे भाई हो गए, और ये आप दोनों के बड़े भाई हो गए। कुछ भी जो भी आपका है एक्चुअल में, जो भी है, ये मैं एक समझाने के लिए ले रहा हूं, आप एक्चुअल में आप अपना लीजिएगा। पहली पीढ़ी आपके दादाजी की, और ये दूसरी पीढ़ी आपके पिताजी की, और तीसरी पीढ़ी आपकी चल रही है। अब आप में मान लीजिए आपके बुआ की शादी नहीं हुई, बड़े पापा की शादी हुई, तो बड़ी मम्मी और इनके बच्चे, मान लेते हैं इनके बच्चों में एक इनकी बड़ी बेटी है और छोटा इनका बेटा है, ठीक। और बड़े पापा, इनकी भी जो शादी हुई, बड़ी मम्मी, ये आपके रिलेशन के हिसाब से है, क्योंकि आप यहाँ हैं या यहाँ है तो आपके हिसाब से है, तो यहाँ हुआ। और इनके जो है एक ही लड़का है, मान लेते हैं एक ही लड़का है, इनकी शादी होती है, तो जाहिर है ये आपके परिवार में सबसे बड़े हैं, तो हो सकता है इनकी संतानें भी हों, और इनकी संतानों में 2 लड़कियां ही हों, कुछ भी एम्यूज कर रहे हैं हम, कोई फिक्स नहीं है, 2 लड़कियां ही। तो अब ये आपकी पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी पीढ़ी हो गई। चौथी पीढ़ी आपके बाद वाली, पहली दादा की, दूसरी पिताजी वाली, तीसरी आपकी, और चौथी आपके बाद की पीढ़ी। तो सिंपल, इसको आपने तैयार कर लिया। अब एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग ये करते हैं कि आपका एक आनुवंशिक लक्षण होता है हम सबका टंग रोल का। सपोज करिए ये आपकी टंग है, टंग के दोनों सिरों को आप मिलाएं, ऐसे दोनों सिरों को, जैसे ये दोनों टंग है, इसको आप ऊपर की तरफ मिलाइए, ऐसे मिलाइए, इस तरह से मिलाइए, शर्माइए नहीं, मिलाइए। मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? टेंशन नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। अगर आपका रोल हो रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है, तो ये कैरेक्टर आप में है, मतलब आप में है, ठीक है। ये आपने ये इस तरह कर लिया। और जिसमें भी है, आप सबसे पूछिए, पापा से पूछिए है, अगर है तो कर दिया, मम्मी से पूछा नहीं है तो उनको वैसे के वैसे छोड़ दिया। अब इस तरह जिससे भी हम आपने पूछा, जैसे मान लीजिए आप लड़की हो तो आपका अपना देखो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, रोलिंग टंग एक ट्रेट है, एक आनुवंशिक लक्षण है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरा हो रहा इनका नहीं हो रहा, सिंपल आनुवंशिक लक्षण है। इसमें क्या होता है, इसमें 4 कंडीशंस बनती हैं। जैसे ये है नॉन रोलिंग टंग,
और ये मेल है, ठीक है, और ये रोलिंग टंग मेल। बस क्या करेंगे, इस तरह क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे नॉन रोलिंग टंग फीमेल, ठीक, यहाँ पे रोलिंग टंग फीमेल, ठीक है। इस तरह 4 पैरामीटर्स बन गए। अब आप देखिए जो पैरामीटर्स जहां आता वहां पे कर देते हैं। ये फीमेल है, अगर रोलिंग टंग हो रहा तो कर देंगे, ये नहीं हो रहा तो वैसे ही खाली छोड़ देंगे। बात समझ में आई? आई थिंक एक पेडिग्री इसको आप अपने परिवार का बनाएं। इसको समझने के लिए, वंशावली विश्लेषण को समझने के लिए एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया है कि यदि किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, देखिए उससे भी कैसे करते हैं। यदि किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप O है तो माता का A है और पिता का B है, तो बच्चे का, बाकी बच्चों का क्या होगा। अब आप देखें, ध्यान दें कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि यदि किसी बच्चे का, ये चारों खाने बच्चों के हैं, ये पिता है, ये माता है, तो बच्चों में यदि किसी, जैसे रिसेसिव होता है, ओ ब्लड ग्रुप रिसेसिव का होता है, आई ओ, इनका ब्लड ग्रुप O हो गया, तो अब आई ओ में आधा गुणसूत्र मां से मिलेगा, आधा गुणसूत्र पिता से मिलेगा। तो आधा गुणसूत्र का मतलब कोई भी यहां पर I0 हो गया और यहाँ IO हो गया, ठीक। अब किसी का भी कोई ब्लड ग्रुप है, ये कहा गया कि इनका जो पिता का ब्लड ग्रुप है वो A है और माता का B है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, नो टेंशन, बात तो ही आएगी। तो अगर इनका ब्लड ग्रुप A है तो अगर ये पहले से तय हो गया इसके अनुसार, बड़ा ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में से आधे आधे तो फिक्स हो गए, ये चला गया पिता की तरफ, ये चला गया माता की तरफ, आधे आधे। चूंकि हमको गुणसूत्र 23 जोड़े के गुणसूत्र में एक पिता से मिलता है, एक माता से मिलता है, हर जोड़े का। तो यह एक ऑटोसोमल ट्रेट है, यह भी एक लक्षण है, ब्लड ग्रुप भी एक लक्षण है जो पेडिग्री में कंसीडर होता है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। तो यहां पर जैसे एक ये बच्चा है, ये चारों जो हैं इनके बच्चे हैं, इन दोनों लोगों के बच्चे हैं, ठीक है। अब इनका ब्लड ग्रुप डिसाइडेड है, O है, इनका ब्लड ग्रुप डिसाइडेड है, बट होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है ये हमको पता करना है और बाकी बच्चों का पता करना है, ये इसमें करना है। तो यहाँ पे ये डिसाइड हो गया आईओ, ये ब्लड ग्रुप O हो गया। अगर ये ब्लड ग्रुप A है तो ये निश्चित हो गया कि यहाँ IA ही होगा, तभी तो ब्लड ग्रुप A बनेगा। यहाँ पर अगर B है तो ये IB ही होगा, तभी तो ये ब्लड ग्रुप B हुआ, यहाँ का ब्लड ग्रुप हुआ। अब इसको क्या करेंगे, IA यहाँ से लिया, IB यहां से लिया, ये ब्लड ग्रुप हो गया क्या, AB, IB यहां से लिया, IO यहां से लिया, ये ब्लड ग्रुप हो गया B, यहां IA यहां से लिया और IO यहां से लिया, ये ब्लड ग्रुप हो गया A। अब आप देखिए, अगर किसी के माता पिता हेट्रोजाइगस A और B ब्लड ग्रुप के हैं तो उनके सभी बच्चे AB हो सकते हैं, AB भी हो सकते हैं, B भी हो सकते हैं और O भी हो सकते हैं। अब आप अपना ब्लड ग्रुप अगर आप जानते हैं तो यहां पर अपना ब्लड ग्रुप लिखिए। अब मान लीजिए इसी बात को हम ले लेते हैं, जैसे यहां पे ब्लड ग्रुप आप कोई भी है, आपका ब्लड ग्रुप O है सपोज करिए, तो ऐसे में माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या होगा, किसी का A होगा, किसी का B होगा। यहाँ पॉजिटिव जो लगता है वो एक्चुअली रीसस फैक्टर होता है। रीसस बटाटा मंकी पे खोज की गई थी, एक खास प्रोटीन, इसीलिए जिनमें वह पाई जाती है उसको पॉजिटिव लिखते हैं, जैसे B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, जिनमें नहीं होती उसको नेगेटिव लिखते हैं। इसलिए ब्लड ग्रुप में 2 चीजें लिखती हैं, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, जिनमें वह RH फैक्टर होता है उसको पॉजिटिव लिखते हैं, जिनमें नहीं होता उसको नेगेटिव लिखते हैं। तो इस तरह देखिए कि हम, जैसे आपका ब्लड ग्रुप O है तो आपके माता पिता का ब्लड ग्रुप एक का B होगा, एक का A होगा, यहां से डिसाइड हो गया। इसी तरह बाकी सबका पता करिए,
जिसका जो ब्लड ग्रुप है। और इस जो मैंने ये स्क्वायर बोर्ड बनाया है, चेकर स्क्वायर बनाया है, इससे आप चेक करिए। तो ब्लड ग्रुप भी आप पूरी पेडिग्री का चेक करें, एक काम ये भी करिए, पूरे परिवार का आप चारों पीढ़ियों का ब्लड ग्रुप देखिए, और ब्लड ग्रुप से आप पता कर सकते हैं कि अगर इसमें से दो का पता है तो तीसरे का ब्लड ग्रुप आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये तो हुई एक जनरल बात। अब हम स्पेशली बात करते हैं जो नीट एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। नीट एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर मैं बता दूं, 4 कंडीशंस हो सकती हैं। एक बात मैं और बता दूं कि जिनसे आपका ये शुरू होता है उसको यहाँ पे प्रोपोसिटस बोला जाता है। प्रोपोसिटस, जहाँ से ये शुरू किया जाता है आपकी पेडिग्री बनाना, तो फर्स्ट पर्सन जहाँ से हम शुरू करते हैं उसको प्रोपोसिटस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देयर आर 4 कंडीशंस आर पॉसिबल। 4 कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर 1, ऑटोसोमल डोमिनेंट। नंबर 2, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट में पॉलीडेक्टाइली जिसमें उंगलियां 10 से ज़्यादा होती हैं, पॉलीडेक्टाइली इसको कहते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। मुझे याद आ रहा है एक हीरो का हाथ में अंगूठे में एक अतिरिक्त उंगली है, उसका नाम अगर आप जानते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। देखते हैं आप कितना जानते हैं, ध्यान देते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव, ये आपके जो कान होते हैं इसका एक कैरेक्टर होता है, फ्यूज्ड ईयर लोब। इसके बाद नंबर 3, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसको एक्चुअली एक्स लिंक्ड बोला जाता है, जो पूछा जाता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसका जो एग्जाम्पल है ये है डिफेक्टिव इनामल। ये डिफेक्टिव इनामल हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। दांतों में जो चमक होती है वो इनामल के ही कारण होती है। तो ये एक डिफेक्टिव इनामल, अगर एक्स लिंक्ड दोनों डोमिनेंट जीन आ गए तो ये डिफेक्टिव इनामल होगा, वो इनामल ठीक नहीं होगा। और नंबर 4, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, इसको भी एक्स लिंक्ड ही कहेंगे। जिसका एग्जाम्पल है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो कभी कभी हीमोफीलिया कलर ब्लाइंड के बारे में चर्चा हो चुकी है। कभी कभी क्या होता है कि सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंबल्स दे दिए जाते हैं और फिर आपको बताना होता है। तो हम कुछ क्वेश्चंस की मदद से आपको ये क्लियर करना चाहेंगे जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स वगैरह में। देखिए, in humans polydactyl is determined by a dominant autosomal allele P। आप ध्यान दें, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। अगर डोमिनेंट है तो ये अफेक्टेड होगा, और अगर ये हेट्रोजाइगस है तो भी अफेक्टेड होगा, और अगर ये रिसेसिव है तो नॉर्मल होगा। बस यहीं से हमारी शुरुआत होगी। यहीं से हम लोगों को जानना है कि पैरामीटर्स क्या होंगे। अगर ये ऑटोसोमल एलील है, कैपिटल P से लिखेंगे, एंड द नॉर्मल कंडीशन इज डिटरमाइंड बाय और रिसेसिव एलील्स स्मॉल p। फाइंड आउट द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ फैमिली मेंबर्स 1, 2 एंड 3 इन द गिवन पेडिग्री। पेडिग्री जो दी गई है उसमें 1, 2 और 3 पे पता करना है कि ये क्या है। पेडिग्री इस तरह दी गई है। नंबर 1 ये मेल,
ये जो अफेक्टेड होते हैं उनको हम क्रॉस करके दिखाते हैं, ध्यान रखेंगे। ये इनके एक लड़का, इनकी शादी हुई, ये अफेक्टेड, और इनके जो है ये 4 संतानें हैं। पहला लड़का अफेक्टेड, दूसरी लड़की नॉन अफेक्टेड, तीसरा लड़का अफेक्टेड, और फिर लड़की अफेक्टेड सॉरी, और फिर चौथा लड़का अफेक्टेड। और इसमें ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी और ये तीसरी पीढ़ी। पूछा गया है क्वेश्चन कि फर्स्ट 2 and 3, यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पे ये सेकंड दिया गया है, और यहाँ पे ये थर्ड दिया गया है। पूछा गया है कि इनका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप। अब आप ध्यान दें कि इसको हम कैसे पता करेंगे। देख रहे हैं कि वही लक्षण दिखाएंगे। देखिए, जो नॉर्मल होते हैं वो स्मॉल पी होते हैं, तो चुपचाप बिना कुछ सोचे जो नॉर्मल है वहां पे स्मॉल पी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल पी, ये नॉर्मल है, स्मॉल पी, ये नॉर्मल है, यहाँ स्मॉल पी। ठीक है। अब अगर ये इन दोनों की संतान है तो अगर एक स्मॉल पी यहां मिला है तो दूसरा स्मॉल पी इनसे मिला है, तो जाहिर है कि एक स्मॉल पी इनमें निश्चित रूप से है, तभी तो दोनों एक एक मिला। एक पिता से एक माता से, एक माता से दूसरा पिता से, तभी तो स्मॉल पी हुआ। और अगर इनमें ये लक्षण दिख रहा है तो ये अफेक्टेड है, तो कौन वाले अफेक्टेड हो सकते हैं, ये कैपिटल पी स्मॉल पी। तो नंबर 1 पे हमको जो मिला, नंबर 1 पे वो कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक। इसके बाद क्या पूछा गया, नंबर 1 के बाद नंबर 2 पे अब यहां पर हम देखते हैं इनके माता पिता ये दोनों हैं, तो इनके माता पिता अगर ये स्मॉल पी है तो एक पी यहां से आया, लेकिन दूसरा पी कहां से आया, यहां से आया, इस तरह आया, तभी तो एक एक मिलेगा, दोनों तो जाएंगे नहीं संतान में। तो एक यहां से मिला, दूसरा यहां से मिला, तो जाहिर है कि जब दो ही तो होगा। अगर एक स्मॉल पी है तो दूसरा कैपिटल पी निश्चित हो गया, तो यहां दूसरे पे भी क्या हुआ, कैपिटल पी स्मॉल पी। अब तीसरे का पहले से ही तय है कि स्मॉल पी, इस तरह हमको आंसर मिल गया। क्या, जो जीनोटाइप मिला, नंबर 1 पे कैपिटल पी स्मॉल पी, नंबर 2 पे कैपिटल पी स्मॉल पी, और नंबर 3 पे स्मॉल पी, क्योंकि स्मॉल पी होने पर ही नॉर्मल होता है। तो हम किसी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले उसका पैरामीटर लिख लेंगे, इसके बाद उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, तो देयर आर नो प्रॉब्लम। हम बाकी का भी करना चाहें तो बहुत आसान है। देखिए, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। अगर ये सारे के सारे अफेक्टेड हैं, पॉलीडेक्टाइली हैं, तो ये सब के सब हेटेरोजाइगस होंगे, पक्का है। एक ये कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी। यहाँ भी ना समझ में आया हो तो आप और सिंपल कर लो, और सिंपल आप चेकर बोर्ड बना लो। 1 मिनट में ये हो गए पिताश्री, ये हो गई माताश्री। अब पिताश्री यानी कि ये है, और ये हो गए स्मॉल पी, और माताश्री हो गई कैपिटल पी स्मॉल पी। तो ये हो गया कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, और ये स्मॉल पी, यानी कि 50% जो है वो बच्चे कैपिटल पी स्मॉल पी के हो सकते हैं, और 50% बच्चे स्मॉल पी के हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने हैं वो आधे आधे होंगे, दिस इज द पॉसिबिलिटी। सारे बच्चे ये भी हो सकते हैं, सारे बच्चे ये हो सकते हैं, बट संभावना इन्हीं 2 की है, इन्हीं 2 ही कंपोजिशन के ही बच्चे होंगे। तो अब देखिए एक बात और, इसी चीज को पलट दीजिए। यहां पर हमने पहले डोमिनेंट करके बताया, अब मान लीजिए कि सीधे सीधे ये केवल डायग्राम दिया गया है और ये चारों विकल्प दे दिया गया। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या है, केवल ये दिया गया, केवल ये डायग्राम दे दिया गया, कुछ नहीं, कोई डिटेल नहीं, जीनोटाइप नहीं। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये क्या है, इन चारों विकल्पों में से क्या है? तो यहां पर डिसाइड करने के लिए सबका आंसर है ऑटोसोमल डोमिनेंट।
ऑटोसोमल डोमिनेंट हर पीढ़ी में होता है। देखिए आप पहली पीढ़ी में भी है, दूसरी में भी है और तीसरी में भी है। ऑटोसोमल रिसेसिव में जरूरी नहीं है कि वो हर पीढ़ी में हो, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट में जरूरी है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर अगर इस पीढ़ी में दिखेगा तो अगली पीढ़ी में जाएगा तो फिर दिखेगा, फिर अगली पीढ़ी में जाएगा तो फिर दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट है, दबंग है, जहां रहेगा दिखेगा, हर पीढ़ी में दिखेगा। तो डोमिनेंट ऑटोसोमल की खास बात है कि वो आपको हर जनरेशन में दिखेगा, लेकिन रिसेसिव में ऐसा नहीं हो सकता। मैं आगे अभी का भी कंफर्म कर दूं कि ऑटोसोमल रिसेसिव में ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? ऐसे देखिए, ऐसे नहीं हो सकता। जैसे ये कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, ठीक है। पहली पीढ़ी में ये स्मॉल है, यहाँ कैपिटल ए, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, ठीक है। यहाँ देखिए पहली पीढ़ी में ये दिख तो रहा है, लेकिन उस पीढ़ी के लास्ट वाले बच्चे में ये रिसेसिव कैरेक्टर दिखेगा आगे। ऐसा हो सकता है कि पहली पीढ़ी में ना दिखे, पहली पीढ़ी में ये रिसेसिव कैरेक्टर कहाँ दिखेगा? जैसे ये पिताजी हैं, इनमें रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिख रहा है। ये माताजी हैं, इनमें भी रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट जीन के कारण इसको ये दबा दे रहे हैं। लेकिन क्या अगली पीढ़ी में वो रिसेसिव कैरेक्टर वाले बच्चे नहीं हैं? हैं। यहाँ देखिए स्मॉल ए आया कि नहीं? तो पहली पीढ़ी में अगर ये कैरेक्टर कोई दिख रहा है ट्रेट और दूसरी पीढ़ी में नहीं दिख रहा, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिसेसिव कैरेक्टर्स में गैप हो। डोमिनेंट में तो पक्का है कि हर पीढ़ी में दिखेगा, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर में यह जरूरी नहीं है कि वो हर पीढ़ी में दिखे, अगली पीढ़ी में वो शो हो सकता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं। फ्यूज्ड ईयर लोब्स अपीयर इन द प्रोजेनी। आप लोग इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन है फ्यूज्ड ईयर लोब्स अपीयर इन द प्रोजेनी ड्यू टू एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ मेंबर्स इन द गिवन पेडिग्री। अब गिवन पेडिग्री दी गई है, इसमें ये फीमेल, ये मेल, और इनकी जो संतानें हैं वो कुछ इस तरह होंगी। यहाँ पे फीमेल, ये मेल, फीमेल एंड मेल, ठीक। इनकी शादी हुई और इनकी संतानें जो हुई, यहाँ पे एक लड़का, एक लड़की, ये फ्यूज्ड ऑटोसोमल रिसेसिव जीन से है, फ्यूज्ड ईयर लोब्स, और इनकी कोई संतान नहीं है, इनकी शादी हुई और इनकी 3 बेटियां इस तरह, और ये 6। इसमें नंबरिंग भी कर लेते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। यहाँ नंबरिंग होती है 1 2, यहाँ नंबरिंग हुई 1 2 3 4 5 6, और ये थर्ड जनरेशन में 1 2 3 4 5, इस तरह इनकी नंबरिंग भी होती है। इसको हम देखते हैं, और इसमें आप ध्यान दें कि 3 कंडीशंस होंगी। यहाँ जो पूछा जा रहा क्वेश्चन कि फ्यूज्ड ईयर लोब्स अपीयर इन द प्रोजेनी ड्यू टू एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ मेंबर्स इन द गिवन पेडिग्री। इसमें आपको जीनोटाइप बनाना है, इसका जीनोटाइप करना है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसमें पहले तो हम ये करेंगे, जैसे जिसका कैपिटल ए कैपिटल होगा वो नॉन फ्यूज्ड ईयर लोब, कैपिटल ए स्मॉल ए भी नॉन फ्यूज्ड, ये यहाँ पे जुड़ा होता है, इसी कैरेक्टर की बात हो रही है, ईयर लोब्स, और स्मॉल ए ये फ्यूज्ड ईयर लोब्स।
तो फ्यूज्ड ईयर लोब ये जिनका जिनका भी है ये स्मॉल ए होगा। यहाँ स्मॉल ए, जिसका भी दिखाया गया, एक बार मैं और देख लूँ और किसी का तो नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे ये भी दिखाया गया है, तो इनका भी स्मॉल ए होगा। तो 1 2 3 जगह दिखाया गया। अब इसी के आधार पे हमको बाकी का निकालना है। आप ध्यान दें कि अब ये कैसे होगा। अब बड़ा आसान है। यहाँ पे ध्यान दें कि जैसे स्मॉल है, ये इनकी संतान है। एक अगर यहाँ से आया तो दूसरा यहाँ से आया, यानी कि एक ए आया। और अगर एक ए है और ये नॉन फ्यूज्ड है तो इनके साथ कैपिटल ए होगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं जो ट्रेट दिखा रहा है, पहले उसको हम दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्यूज्ड ईयर लोब दिखा दिया यहाँ से इस तरह से। तो अब अगर इसी संतान पर हम फोकस करें तो एक स्मॉल ए पिता से मिला तो दूसरा स्मॉल ए माता से मिला, और यहाँ अकेले तो स्मॉल ए रहेगा नहीं, तो इसके साथ चूंकि ये नॉन फ्यूज्ड कैरेक्टर दिखा रहा है तो इसके साथ ये कैपिटल ए होगा। इनका ये हो गया। अब इनको देखें कि अगर इनका ये दोनों स्मॉल ए है तो एक यहाँ से आया दूसरा यहाँ से आया, तो इनके साथ फिर कैपिटल ए हो जाएगा, नॉन फ्यूज्ड स्मॉल ए। ठीक है, इनका जो इनकी कंडीशंस है इसमें दोनों हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए ही है। एक कैपिटल ए आया यहाँ से और एक स्मॉल ए आया यहाँ से, तभी तो ये नॉन फ्यूज्ड ईयर लोब है इनका कैरेक्टर। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगा। एक कैपिटल ए यहाँ से आया, एक स्मॉल ए यहाँ से। कैपिटल दोनों नहीं हो सकता, तभी होता है जब यहाँ भी कैपिटल होता है यहाँ भी कैपिटल होता। तो यहाँ कैपिटल नहीं है, यहाँ स्मॉल ए में एक ही जाएगा तो एक आ गया। दूसरा कैपिटल ए यहाँ से आ गया, इनका भी वही होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, इनका भी कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये कंफ्यूजन में है कि इनका क्या होगा, कैपिटल ए होगा कि कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। ये डिसाइड करना मुश्किल है क्योंकि दोनों कंडीशंस में इनका नॉन फ्यूज्ड ही रहेगा। तो यहां हम अगर इस तरह देखते हैं कि कैपिटल ए है अगर, तो इन संतानों में सारे के सारे या तो कैपिटल ए होगा, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का जो जीनोटाइप है वो तैयार हो गया। वेरी सिंपल। हम एक कैरेक्टर को यहीं से शुरुआत करते हैं, यहां से हम लेते हैं जो भी जहां भी है, जो ट्रेट दिखा रहा है, जो कैरेक्टर दिखा रहा है, हम वहीं से शुरुआत करते हैं और उसको दो में से एक कंफर्म हो जाएगा। दो में से आधा मदर से आधा फादर से, दोनों साइड से ले लेते हैं और खटाखट बनाते चले जाते हैं। यहां पर देखें कि वो रिसेसिव कैरेक्टर यहां पे तो दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, और लेकिन इस बच्चे में नहीं दिख रहा है। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो तो सब में दिखते हैं, लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो आगे कैरी ऑन नहीं होते हैं। तो जो ऑटोसोमल होते हैं इनकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। ये दो तरह से, अगर डोमिनेंट है तो ये दोनों जो है वो ट्रेट दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएगा, और अगर रिसेसिव है तो ये दोनों नहीं दिखाएंगे लेकिन ये लास्ट वाला दिखाएगा। लेकिन अगर एक्स लिंक्ड की बात करें तो यहां पर 2 कंडीशंस होती हैं। एक्स लिंक्ड में 2 कंडीशंस होती हैं, आइए समझते हैं इसको भी। यहां पे एक एग्जाम्पल की मदद से हम आप समझते हैं। एग्जाम्पल है, पूछा गया है, क्वेश्चन है, एक और एग्जाम्पल पूछा गया है। गिवन पेडिग्री चार्ट डिपिक्ट्स इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब्स एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। इसमें एक बनाया गया है, डायग्राम बनाया गया है। इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 मिनट में। इसमें 5 संतानें हैं। पहला है लड़का, जो दूसरी लड़की है, तीसरा लड़का है, इसके बाद लड़की है, और इसके बाद फिर ये भी लड़की है, ये भी लड़की है। ठीक, तो इसमें दिखाया गया कि गिवन पेडिग्री चार्ट ऐसे ही दिया रहेगा, और क्वेश्चन है गिवन पेडिग्री चार्ट डिपिक्ट्स द इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब्स एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट
विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डाउन्स करेक्ट, इसमें क्या बातें सही है? पहला ऑप्शन है पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, पहला ऑप्शन। दूसरा पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट। तीसरा ऑप्शन पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव। एंड चौथा है नन ऑफ दीज। अब आपको इसमें करना है, बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने इसके पहले बताया, ये नॉन फ्यूज्ड होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए ये नॉन फ्यूज्ड ईयर होगा, एंड स्मॉल ए ये फ्यूज्ड ईयर होगा। ठीक, फ्यूज्ड ईयर होगा। तो अब स्मॉल ए ये इनका हो गया, ये इनका हो गया, वेरी सिंपल। अब एक ए इनका है यहां पे, ध्यान दें, तो दूसरा ए इनको मिला मदर से और एक मिला फादर से। तो जाहिर है कि अगर ये दोनों, देखिए यहां पर ये दोनों कैरेक्टर नहीं दिखा रहे हैं, फ्यूज्ड ईयर नहीं दिखा रहे, लेकिन संतानें दिखा रही हैं, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव की सबसे बढ़िया पहचान है। जैसा मैं अभी तक कह रहा था ना कि कभी ऐसा हो सकता है कि मदर फादर में वो कैरेक्टर दिख नहीं रहा है लेकिन संतानों में दिख रहा। आप देखिए एग्जाम्पल सामने है, मदर फादर में रिसेसिव कैरेक्टर यानी कि फ्यूज्ड ईयरलोब नहीं दिख रहा है लेकिन संतानों में दिख रहा है। तो संतानों में किन में दिखेगा? जिनमें स्मॉल ए हो। तो यहाँ पर स्मॉल ए है, तो एक को यहाँ से लिया, एक को यहाँ से लिया, सिंपल। और उसके बाद बाकी अगर नहीं है तो यहाँ पर आपका दोनों ये हो गया, ये यहाँ पे कैपिटल ए भी हो सकता है, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, और यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया वो पेरेंट्स के बारे में पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग कंक्लूजन्स डाउन्स करेक्ट, इसमें से निम्न में कौन सी बातें सही है? इसको देखकर पहली बात है पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए, पेरेंट्स मदर और फादर दोनों हेट्रोजाइगस हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसको आप और समझिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आते जरूर हैं और नीट में तो बहुत बार पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी ये आते हैं। तो आई होप ये आप सब अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन समझते हैं कि अब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को कैसे होता है। फादर ऑफ ए चाइल्ड कलर ब्लाइंड, फादर ऑफ ए चाइल्ड कलर ब्लाइंड। अब इसको सीधे ऐसे लेते हैं, ये यहाँ पे एक बनाया फादर, यानी कि ये फादर है और ये मदर है। फादर ऑफ चाइल्ड कलर ब्लाइंड यानी कि एक्स कलर ब्लाइंड और ये वाई, ठीक, कलर ब्लाइंड, सी फॉर कलर ब्लाइंड। एंड मदर इज कैरियर, मदर यानी कि एक्स सी और एक्स कैरियर, सी इज नॉट कलर ब्लाइंड नहीं है। तो अब मदर इज कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड इज, बच्चों में कितने प्रतिशत प्रोबेबिलिटी है कलर ब्लाइंड होने की? तो देखिए वेरी सिंपल, एक्स सी कलर ब्लाइंड ये होगा सी बी, ठीक है, एक्स सी एक्स वाई कलर ब्लाइंड, और ये क्या होगा एक्स सी एक्स, ये होगा कैरियर, और एक्स वाई ये होगा नॉर्मल। अब यहाँ पर देखिए 50% कलर ब्लाइंड, ये है ना दोनों, और ये 25% कैरियर और 25% नॉर्मल। 1 मिनट में आ गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस चलता है, ध्यान रहे कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्रिस क्रॉस चलता है। अभी मैं उसी को समझा रहा हूं, जैसे ये है फादर एक्स सी वाई, ये है फादर, और ये है मदर एक्स सी एंड एक्स, ये कैरियर है, ठीक है, ये है मदर, ठीक है। अब क्या होगा कि इनका एक तो जाएगा, आधा तो जाएगा, ये एक्स सी ये क्या होंगी डॉटर, जो कि कलर ब्लाइंड होगी, ठीक। दूसरा कंपोजिशन क्या हो सकता है, एक्स सी एंड एक्स, ये होगा डॉटर कैरियर। कैरियर केवल डॉटर्स में ही होती हैं, मेल में नहीं होता। वाई
XC एंड Y, ये है सन और कलर ब्लाइंड, एंड ये X एंड Y, ये है नॉर्मल सन। अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि आधे ही गुणसूत्र जाते हैं और किसके किन में जाते हैं, किसके किन में जाते हैं। जैसे यहाँ पर फीमेल से आधे गुणसूत्र, यहाँ फीमेल से आधे गुणसूत्र मेल को जाते हैं, आधे फीमेल में जाते हैं। अब यहाँ पर मेल पर आप फोकस करिए कि मेल का Y क्रोमोसोम हर दशा में केवल पुत्र में जाता है, केवल पुत्र में जाता है, और मेल का जो X क्रोमोसोम है वो हमेशा पुत्रियों में ही जाता है, हमेशा। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, यानी कि पिता से पुत्री में और फिर पुत्री से उसके बच्चे में ये इनहेरिटेंस होता है। ठीक उल्टा माता से पुत्र में और पुत्र से उसके पुत्री में इसका इनहेरिटेंस चलता है, क्योंकि जीन ऐसे जाते हैं, जैसे ये पिता से पुत्र में और पुत्र से फिर ये वाई में है, नहीं केवल X की बात है, तो X यहाँ पिता से पुत्री में, ये X हमेशा पुत्री में ही जाएगा, पुत्र में नहीं जाएगा, पुत्र में Y जाएगा। तो X हमेशा पुत्री में जाएगा और इस पुत्री से फिर आगे पुत्र में जाएगा। जैसे ये पुत्री है मान लीजिए इसके पहले की, तो इससे पुत्र में जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पुत्र में जो X क्रोमोसोम है वो सदैव माँ से मिलता है, सदैव माँ से मिलता है। Y पिता से और X माँ से मिलता है। ठीक, इसको हम इस तरह बना सकते हैं, चेकर बोर्ड के भी माध्यम से बना सकते हैं, और इसका एक पेडिग्री डायग्राम भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे ये है पुरुष, ठीक है, ये है पुरुष, कलर ब्लाइंड है इसलिए कलर ब्लाइंड कर दिया। ये है मदर, और मदर क्या है, कैरियर, यानी कि इनको हाफ दिखाएंगे। ठीक, पेडिग्री के माध्यम से। अब तीन तरीके से हम एक ही बात को समझ रहे हैं। ठीक, ये है पिता जो कि कलर ब्लाइंड है, और ये है माता जो कि कैरियर है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया। अब इनसे बनने वाली जो संतानें हैं, ये 4 संतानों में प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई है, मान लेते हैं पहली डॉटर है, दूसरी डॉटर है, तीसरे सन है और चौथे भी सन है। तो अब पहली जो डॉटर है वो कलर ब्लाइंड है, तो उसको कलर ब्लाइंड दिखा दिया। दूसरी जो डॉटर है वो कैरियर है, तो इस तरह इसको कैरियर दिखा दिया। तीसरा जो सन है वो कलर ब्लाइंड है, तो उसको इस तरह कलर ब्लाइंड दिखा दिया, और जो नॉर्मल है उसको वैसे का वैसा बना दिया। तो अब जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है यहाँ पे कंफर्म हो गई कि 50%। अगर हम केवल बालिकाओं की बात करें तो 50%, यानी कि आधे। केवल पुत्रों की बात करें तो भी 50%, यानी कि आधे। और टोटल की बात करें तब भी 50%। आप देखें 25, 50% कलर ब्लाइंड होंगे। तो एक क्वेश्चन को हम हल 3 तरीके से कर सकते हैं, और 3 तरीके से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चेकर बोर्ड से बनाया, फिर यहाँ पर हमने रिलेशन करके डिटेल बनाया, फिर यहाँ पर हमने पेडिग्री चार्ट करके बनाया। बच्चों, हमें उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक जो है, पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इससे संबंधित क्वेश्चन बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।